नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ऑल इन वन में। आज की आपकी क्लास उत्तराखंड टेट प्रीवियस ईयर 2021 की हिंदी लैंग्वेज की होने वाली है, जिसमें फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी और सेकंड लैंग्वेज हिंदी के 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। आज हम उसको यूटेट 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। आज की क्लास हमारी हिंदी की होने वाली है। डिस्कशन करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, तो आइए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन दिया गया कि कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इस पद में कौन सा छंद है? तो ऊपर एक पद दिया गया, इससे पूछा गया कि आपको बताना कौन सा छंद है। रोला, हरिगीत का, बरवे या दोहा। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा हरिगीत का। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कड़ों से पूर्णमान हो गए पंकज नए। इसमें हरिगीत का है। ठीक है, हरिगीत का छंद है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है। कहा गया वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? जो मनुष्य से दूर हो, अमानुषिक, ये बिल्कुल ठीक है। जो कम खर्च करने वाला हो, अपव्यय, ये गलत है। अपव्यय नहीं होता, ये होता है मितव्ययी। ठीक है, मितव्ययी। ठीक है, ये गलत हो जाएगा आपका। तीसरा, जिसका इलाज कठिन हो दुसाध, एकदम ठीक है। जो कुछ नहीं जानते हो आगे, ठीक है। तो पूछा गया है कि कौन सा जोड़ा गलत है, तो इसमें बी वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में से उसका क्रिया अथवा दूसरे शब्द के साथ संबंध सूचित होता है उसे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं आपको बताना है। लिंग कहते हैं, कारक कहते हैं, क्रिया कहते हैं, वाच्य कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा बी, उसको कारक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। पूछा गया भाषा अर्जन सहज स्वाभाविक होता है, प्रयासपूर्ण होता है, शिक्षक की आवश्यकता उपस्थिति की मांग करता है, भाषा की कक्षा में ही संभव है। आपको बताना है कि भाषा अर्जन क्या है। तो भाषा अर्जन जो है सहज स्वाभाविक होता है। ठीक है, 34 का आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है। पूछा गया कवि और रचना का कौन सा जोड़ा असंगत है? आपको बताना कि कौन सा जोड़ा असंगत है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन्होंने तुलसीदास लिखी है। सूरदास साहित्य लहरी, मैथिली शरण गुप्त प्रियप्रकाश, जयशंकर प्रसाद आशु। तो आपको बताना कौन सा जोड़ा असंगत है। तो ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा प्रियप्रकाश नहीं लिखी गई है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है। पूछा गया पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत युग्म है। कुबेर मधवा, अमृत का सुधा, कमल का ताम्रस या कपड़ा का अंबर। पूछा गया असंगत है। ठीक है, असंगत का आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। तो कुबेर का मधवा बिल्कुल ठीक है, अमृत का सुधा ठीक है, कमल का ताम्रस ठीक है। इसमें दिया गया 36 कपड़ा का अंबर असंगत पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर कपड़ा का अंबर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुबेर का मधवा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है। पूछा गया ब्राह्मजन की दृष्टि से, माफ कीजिए एक मिनट। पूछा गया ब्राह्मजन की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। सुनो सुनो वह गा रही, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं, वह तुम्हारे क्या कहने। और पूछा गया कि राम, मोहन, सुरेश और श्यामधर चले गए। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राइट आंसर है। अशुद्ध वाक्य पूछा गया तो अशुद्ध वाक्य हो जाएगा बात तुम्हारे क्या कहने। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, इसी से आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। 37 का सी आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। पूछा गया है वीणा पाणी में समास है, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु या बहुब्रीहि समास। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, वीणा पाणी में बहुब्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। पूछा गया निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? उद्गम, अत्युक्ति, पराक्रम या भिक्षुक। तो आपको बताना है कि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है कि शब्द उपसर्ग जो है वो शब्द के आगे लगाया जाता है, प्रत्यय शब्द के पीछे लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा भिक्षुक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है कि आकांक्षा, योग्यता और क्रम निम्न में से किसकी विशेषता है? थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं।
पूछ रहा है आकांक्षा, योग्यता, ये क्रम निम्न में से किसकी विशेषता है? शब्द की, वर्ण की, पद की या काव्य की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काव्य की। आकांक्षा, योग्यता और क्रम जो है वो काव्य की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 41 से 44 तक के सर्वाधिक उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं। गद्यांश में क्या दिया गया है? संसार के सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति की सबसे पहली पहचान यह होती है कि वह अपनी मातृभाषा में दक्षता से काम कर सकता है। केवल भारत ही ऐसा है जिसमें शिक्षित व्यक्ति वह समझा जाता है जो अपनी मातृभाषा में दक्ष हो या ना हो, किंतु अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो। संसार के अन्य देशों में सुसंस्कृत व्यक्ति वह समझा जाता है जिसके घर में अपनी भाषा की पुस्तकों का संग्रह हो, बराबर जिसे यह पता रहे कि उसकी भाषा के अच्छे लेखक और कवि कौन है, तथा समय समय पर उसकी कृतियाँ प्रकाशित होती रही हैं। भारत में दूसरी स्थिति है कि हाँ, घर में प्रायः साज सज्जा के आधुनिक उपकरण तो होंगे किंतु अपनी भाषा की कोई पुस्तक नहीं होती है। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं के लेखक यूरोपीय तथा अमेरिकी लेखकों से हीन नहीं है, बल्कि उनकी किस्मत चीन जापान के लेखकों से भी खराब है, क्योंकि इन सभी लेखकों की कृतियाँ वहाँ के अत्यंत सुशिक्षित लोग भी पढ़ते हैं। हमारा तथाकथित उच्च शिक्षित समाज जो कुछ पढ़ना चाहता है उसे अंग्रेजी में पढ़ लेता है, यहाँ तक कि आगे देखते हैं उसकी कविता और उपन्यास रचना पढ़ने की भी अंग्रेजी की कविता और उपन्यास पढ़कर समाप्त हो जाती है, और उसे यह जानने की इच्छा नहीं होती कि शरीर से जिस समाज का समस्त सदस्य है उसके मनोभाव उपन्यास और काव्य से किस अदा से व्यक्त हो रहे हैं। ठीक है, आइए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, पूछा गया है भारत में शिक्षित व्यक्ति की पहचान क्या है? ठीक है, आपने अभी गद्यांश पढ़ा है, उसमें आपने पढ़ा था तो अंग्रेजी में निपुण होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? आपको बताना है अशिक्षित वर्ग, कमजोर वर्ग या अत्यंत सुशिक्षित वर्ग या धनी वर्ग। ठीक है, तो आपने अभी गद्यांश पढ़ा ही अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो स्क्रीनशॉट या रोक के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर हो जाएगा अत्यंत सुशिक्षित वर्ग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है, पूछा गया इस गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक होगा शिक्षित मनुष्य का महत्व, भाषा का ज्ञान, मातृभाषा का बहस महत्व या शिक्षित समुदाय। तो आपको बताना होगा 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, मातृभाषा का महत्व। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, किसी समाज की वास्तविकता किस भाषा में सर्वाधिक सही ढंग से व्यक्त हो सकती है? तो आपको बताना है विदेशी भाषा, अंग्रेजी, हिंदी, उस समाज की अपनी भाषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उस समाज की अपनी भाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है, दिया गया स्वामी विट्ठलनाथ द्वारा अपनी अष्टछाप में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? तो आपको बताना है कि अष्टछाप में 8 कवि सम्मिलित हैं, उनमें से इनमें कौन नहीं है? नंददास, छीत स्वामी, परमानंद दास या हित हरिवंश। तो अष्टछाप में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? तो ये नहीं है हित हरिवंश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, पूछा गया है कि निम्न में तद्भव शब्द कौन सा है? घोड़ा, भक्त, चौकी या सलाका। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा तद्भव, घोड़ा, चौकी। अच्छा, चौकी भी आ गया, तो इसका राइट आंसर ए सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि घोड़ा भी तद्भव शब्द है, चौकी भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, पूछा गया वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है आनुषंगिक, लब्ध, प्रतिष्ठित, त्रिवार्षिक या गोपित। ठीक है, तो 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आनुषंगिक। ठीक है, बाकी सब गलत है, आनुषंगिक शुद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? स्वेद, विषाद, अश्रु या कंप। ठीक है, तो बताया ना आपको कि सात्विक अनुभाव नहीं है, तो ये क्या नहीं है? ये विषाद नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 का बी ठीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 दिया है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट उषा नागरी में प्रयुक्त अलंकार। आपको अलंकार बताना है कि यमक है, रूपक, उपमा या दीपक। ठीक है, तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, निम्नलिखित को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 50 से 33 तक के सर्वाधिक उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो आइए पहले पदांश को पढ़ लेते हैं। दिया गया है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार, अप्रतिहित गज
गरज रहा पीछे अम्बुद विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मगन केवल जलती मशाल। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह उठता जग जीवन में रावण भय भय। जो नहीं हुआ आज तक हृदय दम शांत, एक भी अयुक्त लक्ष्य में जो रहा दुराकांत। कल लड़ने को हो रहा विकल है बार बार, असमर्थ मानता मन उद्धत हो हार हार। क्वेश्चन नंबर 50। आइए आप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है अमावस की रात में आकाश क्या उगलता सा प्रतीत हो रहा है। ठीक है, घनघोर अंधेरा, काले बादल, कालमा से युक्त रात्रि है, घनघोर वर्षा। तो अभी आप लोगों ने पद्यांश पढ़ा, तो पद्यांश में दिया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घनघोर अंधेरा। ठीक है, आकाश क्या उगलता दिख रहा है, घनघोर अंधेरा। क्वेश्चन नंबर 51 है, पूछा गया जिसके मन में बार बार हार जाने का भय उत्पन्न हो रहा है, किसके, रावण, राम, मेघनाथ या लक्ष्मण के। तो किसको हो रहा है, ये राम के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। पूछा गया पद्यांश में आया अयुक्त लक्ष्य में अयुक्त शब्द किस संख्या का बोध कराता है। तो ये 5000, 10,000, 10 लाख, माफ़ कीजिए 5 लाख, 10 लाख, 5,000, 10,000। तो अयुक्त लक्ष्य जो है वो 10,000 का संबोध कराता है। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, पूछा गया है अम्बुध शब्द का समानार्थी शब्द है बादल, सागर, समीर या कमल। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा सागर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया है मुहावरे और उनके सन्मुख अर्थ का युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, आपको नहीं को मार्क कर लेना, नहीं का बहुत ध्यान देना। बहुत सारे क्वेश्चन नहीं में गलत हो जाते हैं। आंखें बिछाना, बहुत स्वागत करना, एकदम ठीक है। कमर कसना, पूरी तैयार होना, एकदम ठीक है। गांठ बनना, दुखी होना, नहीं, ये एकदम गलत हो जाएगा। घर में गंगा बहना, बिना यत्न के इच्छित वस्तु का मिलना, ये ठीक है। तो इसमें नहीं पूछा गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, पूछा गया किसी शुभ कार्य को विधि विधान से करना क्या कहलाता है। प्रार्थना, अभ्यर्थना, अनुष्ठान, निमंत्रणा। तो ये कहलाता है अनुष्ठान। ठीक है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, पूछा गया है, थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया भाषा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो आपको बताना कि क्या उसका उद्देश्य है। तो 56 का सही आंसर बताना है। वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन, भाषा के व्याकरण का आकलन, भाषा के मौखिक एवं लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन, पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन। तो 56 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, भाषा के मौखिक एवं लिखित रूपों में प्रयोग की क्षमता का आकलन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है आपका। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया है निम्न में से कौन सा स्वरागम उच्चारण दोष का उदाहरण है। ठीक है, अमृत को अमृत कहना, क्षत्रिय को क्षत्रिय कहना, ब्रजेंद्र को ब्रजेंद्र कहना, स्नान को स्नान कहना। ठीक है, तो इसका 57 का राइट आंसर हो जाएगा आपका स्नान को स्नान कहना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। पूछा गया कि भाषा की समझ एवं भाषा, माफ़ कीजिएगा, पूछा गया भाषा की समझ एवं भाषा के संबंध में गलत तत्व है। बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा के माध्यम से दुनिया को महसूस कर रहे होते हैं। बच्चे भाषा सीखने नहीं अपने दिमाग में रचते हैं। 6 वर्ष के बच्चे की भाषा बहुत जटिल हो सकती है, उसके पास अपनी भाषाई संरचना और व्याकरण है। ठीक है, बच्चे समझ बनाने के लिए क्षमता नहीं रखते, इसलिए उन्हें एक से अधिक भाषा सीखने में कठिनाई होती है। तो यहाँ पूछा गया कि संबंध में गलत तत्व क्या है। तो 58 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, भाषा के संदर्भ कौशल के कितने आयाम हैं। 2, 3, 4 या 5। तो भाषा कौशल के कितने आयाम हैं, वो है 4। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, कौन सी भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है। अपभ्रंश, पाली, प्राकृत या संस्कृत। तो वो कौन सी नहीं है आपको बताना, तो वो संस्कृत नहीं है। ठीक है, अब उत्तराखंड प्रीवियस ईयर 2021 की भाषा हिंदी की, यानी द्वितीय भाषा जो हिंदी है उसका डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो इसका 61 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत विभाजन पर आधारित नहीं है। हीरक जयंती, आधा गांव, तमस या झूठा सच। ठीक है, तो आपको बताना कि कौन सा उपन्यास है जो भारत विभाजन पर आधारित नहीं है। तो वो आपका हो जाएगा हीरक जयंती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है,
पूछा गया है मातृभाषा शिक्षण के विषय में असत्य कथन है। मातृभाषा शिक्षण से बालकों के भीतर मौलिक विचारों का जागरण होता है। मातृभाषा से संबंध अनुकरणात्मक ही न होकर भावात्मक भी होता है। बालकों के मन मस्तिष्क में स्वतंत्र विकास हेतु मातृभाषा शिक्षण अति आवश्यक है। किसी बालक के सांस्कृतिक वातावरण से मातृभाषा का प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है ये कौन सा कथन असत्य है। तो 62 यानी 62 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, कि किसी बालक के सांस्कृतिक वातावरण से मातृभाषा का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। ये बात एकदम से गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? अक्षर व शब्दों के मध्य साहचर्य से, शब्दों के निर्माण से, व्याकरण के निर्माण से। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर हो जाएगा अक्षर व शब्दों के साहचर्य से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 है। अपेक्षा को लिखते समय कठिनाई का सामना करना पड़ता है वह किस समस्या से ग्रस्त है? डिसलेक्सिया, ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया या डिसलेखिया। ठीक है, तो ये अधिगम अक्षमता वाले आपके चैप्टर से लिया गया। अपेक्षा को लिखते समय कठिनाई का सामना करता है, तो लिखने में कठिनाई क्या होती है? वो होती है डिस्ग्राफिया। तो 64 नंबर का बी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चॉम्स्की के अनुसार भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा सीखने के समाज का स्थान सर्वोपरि है। भाषा में दक्षता विद्यालय से प्राप्त होती है। भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। ठीक है, 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भाषा क्षमता जन्मजात होती है। ये चॉम्स्की ने माना है। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका। दिए गया कहानियाँ भाषा के विकास में सहायता करती हैं। भाषा के नियम सिखाकर, खाली समय का सदुपयोग कर, कल्पना शक्ति और चिंतन को बढ़ावा देकर, पाठ्य पुस्तक का महत्वपूर्ण हिस्सा होकर। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा कल्पना शक्ति और चिंतन को बढ़ावा देकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है। कहा गया इस प्रश्न का उत्तर तो कोई भी दे सकता है। वाक्य में आए भी तो शब्द है। आपको भी बताना है कि भी क्या है। भी निपात है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, संबोधन है। ठीक है, तो इसका जो भी है वो क्या है? वो निपात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 है। उद्यम मार्तन पत्रिका का प्रकाशन किस शहर से होता था? आपको बताना है कि किससे होता था। बनारस, इलाहाबाद, आगरा या कलकत्ता। ठीक है, तो ये किससे होता था? उद्यम मार्तन का प्रकाशन तो वो होता था कलकत्ता से। 60 इसका डी आंसर ठीक है। 69वां क्वेश्चन है। पूछा गया कि मूक होय वाचाल, पंग चढ़े गिरवर गहन, जा सुकृपाल दयाल, द्रवो सकल कलमल दहन। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? आपको बताना है। दोहा है, सोटा, आर्य, ये इंद्रवज्रा है। ठीक, तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सोरठा। ठीक है, ये छंद जो है वो सोरठा है। क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन नंबर 70 में दिया गया है शब्द और समास आपको मिलाना है। त्रिभुवन, पीताम्बर, प्रतिदिन, अभिभाव, शरणागत या दिगु। ठीक है, तो आपको सबसे पहले दिगु त्रिभुवन से मिला लेना है। ठीक है, तो इसका त्रिभुवन का क्या हो जाएगा? दिगु हो जाएगा। ठीक है, पीताम्बर, प्रतिदिन या शरणागत। ठीक है, तो इसका हो जाएगा पीताम्बर का हो जाएगा आपका अव्ययीभाव। ठीक है, प्रतिदिन का हो जाएगा बहुब्री और शरणागत का हो जाएगा आपका तत्पुरुष। ठीक है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 71 से 75 तक के सर्वाधिक उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं। गद्यांश में क्या कहा गया? लिपि का आविष्कार संचार के क्षेत्र में दूसरी बड़ी क्रांति है। ध्वनि पर अवलंबित लिपि के विकास से पूर्व मानव ने भाषा के अतिरिक्त अभिव्यक्ति के कई अन्य माध्यमों के प्रयोग किए थे। चित्रलिपि या पिक्टोग्राफी इसी तरह का प्रयोग था। यह लेखन विधि चित्रों की एक श्रृंखला द्वारा किसी घटना या स्थिति का स्वरूप प्रस्तुत करती थी। चित्रलिपि भाषा से संबंधित नहीं होती है, इसलिए इसकी मौखिक अभिव्यक्ति किसी भी भाषा में संभव होती है। आवश्यक होता है चित्र को समझना। प्रागैतिहासिक मानव ने संसार के विभिन्न भागों में इसके लेखन शैली का प्रयोग किया है। पिक्टोग्राफी के कुछ रूपों ने विकसित होकर ऑडियोग्राफी का रूप लिया है। यह चित्रलिपि का संवर्धित रूप था और उसमें स्थिति और घटनाओं के प्रस्तुतिकरण के साथ साथ अमूर्त विचारों की अभिव्यक्ति की असीमित शक्ति भी थी। प्रतीक अब केवल वस्तुओं और स्थितियों का चित्रण नहीं करते, वे उनसे संबंधित विचारों और संबंधों को भी अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है, आइए आप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है। पूछा गया चित्रलिपि क्या है? ठीक है, तो आपने अभी गद्यांश पढ़ा था, आपने देखा होगा कि चित्रलिपि क्या बताया गया है।
तो किसी घटना को लिपिबद्ध करना, किसी स्थिति को चित्रित करना, किसी घटना की श्रृंखला व चित्रों को द्वारा प्रस्तुत करना, किसी घटना परिस्थिति की क्रमवार प्रस्तुति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, किसी घटना की श्रृंखला व चित्र द्वारा प्रस्तुति चित्रलिपि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 72 है, लिपि के आविष्कार का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? प्रस्तुत प्रकाशन में, संचार के माध्यम क्षेत्र में, व्यापार के विकास में, या मौखिक अभिव्यक्ति में। ठीक है, तो आपको राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 73, ऑडियोग्राफी की प्रमुख विशेषता है? मानव व्यवहार की मूर्त अभिव्यक्ति, चित्रों के द्वारा असीमित संवाद, अमूर्त विचारों की असीमित अभिव्यक्ति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर हो जाएगा आपका अमूर्त विचारों की असीमित अभिव्यक्ति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 है, पूछा गया है चित्रलिपि के विषय में सत्य कथन बताना है। चित्रलिपि के पूर्व ऑडियोग्राफी का चलन था। चित्रलिपि का संबंध भाषा विशेष से होता है। चित्रलिपि अमूर्त विचारों की प्रस्तुति में सक्षम है। चित्रलिपि का संबंध भाषा विशेष से नहीं होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 74 का आपका ठीक हो जाएगा डी। ठीक है, पूछा गया कि चित्रलिपि का संबंध विशेष से भाषा विशेष से नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, इसमें पूछा गया ऑडियोग्राफी के विषय में असत्य कथन बताना आपको। ऑडियोग्राफी पिक्टोग्राफी का विकसित रूप है। ऑडियोग्राफी प्रतीक व्यवस्था पर आधारित है। ऑडियोग्राफी में प्रयुक्त दृश्यों की प्रस्तुति संभव है। ऑडियोग्राफी ध्वनि पर अवलंबित लिपि है। 75 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। असत्य पूछा है तो ऑडियोग्राफी प्रत्यक्ष दृश्यों की प्रस्तुति ही संभव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 आपका। भाषा के 4 कौशल हैं, आपको बताना है कि भाषा के 4 कौशल कौन से हैं। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, आप इसको सुबो पाली से याद कर सकते हैं। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। ठीक है, दिया गया है निबंध का विधानात्मक वैशिष्ट्य है। विषय का तर्कसंगत प्रतिपादन, निर्वैयक्तिकता, कलात्मक एकान्वित, व्यक्ति की व्यंजना। तो आपको बताना है कि निबंध का विधागत वैशिष्ट्य क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर आपको हो जाएगा, ये 2 नहीं है। ठीक है, बाकी वो ये भी है, पहला, तीसरा और चौथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है। आपको बताना है प्राकृत, संस्कृत, फारसी, तमिल। ठीक है, तो ये कौन सी आपकी प्राकृत है। 78 का ए आंसर ठीक है। पूछा गया है यह रालावा किस प्रकार के व्यंजन है। अंतस्थ, स्पर्श, ऊष्म, सानुनासिक। तो आपको पता होगा यह रालावा जो है अंतस्थ व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 79 का ए आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 है, दिया गया है कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। महर, एक तरफ शब्द दिए, दूसरी तरफ संधि दी है। ठीक है, आपको बताना है कि महर्षि तथा प्रत्येक पवन, और इधर दूसरी तरफ संधि दी है। वृद्धि, अयादि, गुण और यड़। तो आपको बताना है कि किसका कौन सा मिलान हो रहा है। ठीक है, तो महर्षि में आपका पता है गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, तथैव में वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है, और प्रत्येक में यड़ संधि हो जाएगी, और पवन में अयादि संधि हो जाएगी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। सारा राज्य उसके लिए थाती था। जापान तब तक न मानेगा जब तक उसकी फौजें लड़ सकती हैं। उन्होंने मुझे बम्बई घुमाई। काव्य, नाटक और कहानी पर्याप्त संख्या में प्रकाशित हुए। तो वाक्य शुद्ध है पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें सही वाक्य हो जाएगा आपका शुद्ध ए, सारा राज्य उसके लिए थाती था। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों संख्या 82 से 86 तक के सर्वाधिक उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों से संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मर्म स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। इस भूमि पर पहुँचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता। यह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। उसकी अनुभूति सबकी अनुभूति होती है या हो सकती है। इस अनुभूति योग के अभ्यास से हमारे लिए मनोवैज्ञानिक का परिष्कार तथा
शेष दृष्टि के साथ हमारे रागात्मक दृष्टि की रक्षा और निर्वाह होती है। जिस प्रकार जगत अनेक रूपात्मक है, उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक भावात्मक है। इसके अनेक भावों का व्यापार और परिष्कृत भी समझा जा सकता है, जबकि इन सब का प्रकृत सामंजस्य जगत के भिन्न भिन्न रूपों व्यापार तत्वों के साथ हो जाए। जिन रूपों और व्यापारों से मनुष्य आदिम युगों से ही परिचित है, जिन रूपों और व्यापारों को सामने पाकर वह नरजीवन के आरंभ में ही क्षुब्ध हो जाता आ रहा है, हमारे भावों के साथ मूल या सीधा संबंध है। अतः काव्य के प्रयोजन के लिए हम उन्हें मूल रूप से मूल व्यापार कह सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है। पूछा गया उपरोक्त गद्यांश के अनुसार अनुचित कथन है। तो क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर आपने ऊपर गद्यांश पढ़ा, उसको हो जाएगा अनेक भाषा रूपात्मक और हृदय अनेक भावात्मक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। जिन रूपों और व्यापारों से मनुष्य का परिचय आदिम युग से है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? मूल व्यापार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 है। पूछा गया काव्य का मुख्य प्रयोजन है। आपको बताना कि काव्य का मुख्य प्रयोजन क्या है? यश की प्राप्ति करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। हमारे मनोविकार का परिष्कार कैसे होता है? आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 85 का क्या है? राइट आंसर डी, जब मनुष्य प्रकृति के सौंदर्य में डूब जाए। क्वेश्चन नंबर 86 है। शुद्ध अनुभूतियों का संचार और अनेक गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार किसके द्वारा होता है? तो ये होता है कविता के द्वारा, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 है। गमला किस भाषा का शब्द है? तो आपको बताना है। तो गमला पुर्तगाली शब्द है। क्वेश्चन नंबर 88 है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही क्रम है? तो इसका सही क्रम हो जाएगा प्रेम पथिक, आंसू, लहर और कामायनी, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, लड़के ने पिता से कहा कि यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपने साथी से मिल आऊँ, इस वाक्य में है। तो आपको बताना है कि लड़के ने पिता से कहा कि यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपने साथी से मिल आऊँ। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम है। एक मिनट माफ़ कीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष और आदर्शसूचक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 है। रीतिकाल और श्रृंगार काल किसने कहा है? रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? मिश्रबंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रमाशंकर शुक्ल, रसाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये किसने कहा? ये कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ठीक है, तो ये थे आपके उत्तराखंड टेट प्रीवियस 2021 के भाषा हिंदी यानी प्रथम भाषा हिंदी और द्वितीय भाषा हिंदी के क्वेश्चन जो आज हमने डिस्कस करे। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेरी या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप क्लास में नए हो तो क्लास को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।